हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 चांद की दुनिया की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। एक गांव में 2 चचेरी बहनें रहती थीं। दोनों बहनों का घर अगल बगल में ही था। सोनम बड़ी थी और काफी खूबसूरत भी थी, लेकिन नीलम छोटी थी और वो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी। वो दिखने में बहुत मोटी और काली थी। सभी लोग उसका खूब मजाक बनाते थे और बच्चे उसे काली भैंस कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोनम स्कूल जाने के लिए अपना बैग लेकर बाहर निकली। तभी नीलम ने उसे रोकते हुए कहा, सोनम मेरी बहन, चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? चल हट मेरे रास्ते से। तुझे पता भी है तू दिखने में कितनी बेकार है। एक तो मोटी, ऊपर से काली, छी 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 छी। और मैं इतनी खूबसूरत। अगर मैं तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाऊंगी तो कहीं तेरा असर मुझ पर पड़ने लगा तो? देख सोनम, ज्यादा मत बोल। मेरी माँ कहती है मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा दिल बहुत खूबसूरत है और लोग खूबसूरत दिल से होते हैं, ना कि चेहरे से। तेरी मम्मी तो कुछ भी बोलती है। वो तो ये भी कहती है कि तू चांद है। इसका मतलब कि हम तुझे चांद कह दें? ये तो चांद की बेइज्जती होगी। नीलम वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब वो क्लास में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, लेकिन नीलम को सबने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद सोनम नीलम से कहती है, देखा तूने नीलम, तेरी मम्मी कहती है ना कि तू बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद की तरह। क्लास में किसी बच्चे ने तेरे से बात तक नहीं की। नीलम उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई। उसके बाद काफी दिनों तक रोजाना ऐसे ही चलता रहा। एक बार की बात है, मोहल्ले में एक जगह बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी से सोनम के लिए बुलावा आया। सोनम बहुत अच्छे से तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाने लगी। नीलम भी उसे जाते हुए देख रही थी। सोनम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है किसी ने? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तो मुझे ले चलो। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि तेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना ही अच्छी सूरत, ऊपर से तेरा मोटा शरीर। सोनम नीलम का मजाक बनाकर वहाँ से चली गई। इसी तरह सोनम बर्थडे पार्टी और बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त रहती थी, लेकिन नीलम के साथ कोई खेलता ही नहीं था, तो वो अपना खाली समय पढ़ने में लगाती थी। इस वजह से नीलम पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल में एग्जाम हुए। एग्जाम के बाद रिजल्ट का दिन आया। रिजल्ट वाले दिन क्लासरूम में सोनम ने नीलम से कहा, तुझे पता है नीलम, आज तो क्लास में फर्स्ट मैं ही आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम ज्यादा नंबर देती है ना। नीलम, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? मुझे लगता है तू फर्स्ट आएगी, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से। एक बार फिर सोनम ने नीलम का मजाक बनाया और हंसने लगी। सोनम की बातें सुनकर बाकी क्लास के बच्चे भी हंसने लगे। तभी मैडम क्लास में आई और उन्होंने रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने बताया कि क्लास में फर्स्ट नीलम आई है और सेकंड, थर्ड दूसरे बच्चे। सोनम की कोई पोजीशन नहीं आई थी। सोनम अपने क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। इन सब के बाद सोनम मन ही मन सोचती है, और जिस नीलम के बच्चे के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग नीलम को बधाइयाँ देने लगे। ये देखकर सोनम को और भी ज्यादा जलन हुई और उसने नीलम को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह नीलम अपने आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठकर अकेले ही खेल रही थी। तभी वहाँ पर सोनम आई और बोली, नीलम, तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो। मुझे लगता है हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी तो मैं ये भी मान लूंगी कि मैंने तुम्हारा जो मजाक बनाया था, तुमने मुझे उसके लिए माफ कर दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, चलो फिर पास वाले जंगल में खेलने चलते हैं। नहीं बाबा, मम्मी कहती है उस जंगल में नहीं जाना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंगल है। अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ रोज जाती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ मेरी कुछ सहेलियाँ भी जाती हैं
उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। तेरी मम्मी ऐसे ही बोलती है। चलना, चलते हैं। अच्छा, एक बार मम्मी को बता देती हूँ। तू पागल हो गई है? तुझे लगता है तू उन्हें बताएगी तो वो तुझे जाने देंगी? तुम सही कह रही हो। अच्छा चलो, मैं मम्मी को बिना बताए ही चलती हूँ। नीलम सोनम के साथ जंगल में चली गई। अरे, ये जंगल तो वाकई बहुत डरावना लग रहा है। तुम यहाँ कैसे खेल लेती हो? हम तो यहाँ बहुत मस्ती करते हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। चल नीलम, एक गेम खेलते हैं। तू उस पहाड़ी के किनारे आंख बंद करके खड़ी हो जा। उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताऊंगी। नीलम अपनी आंखें बंद करके पहाड़ी के ऊपर खड़ी हो गई। सोनम थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने नीलम को पहाड़ी से धक्का दे दिया। नीलम के चीखने की आवाज पूरे पहाड़ी पर गूंज गई। सोनम खुश होकर घर वापस चली गई। नीलम पहाड़ी के नीचे गिरते ही जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ पर 3 चांद थे। 3 चांद को देखकर नीलम हैरान रह गई। मैं कहाँ हूँ? मैं मर गई क्या? बचाओ, बचाओ मुझे। तभी उनमें से एक चांद कहता है, तुम घबराओ मत, तुम चांद की दुनिया में हो। क्या? चांद की दुनिया? हाँ, तुम हमारी दुनिया में हो और हम तीनों जादुई चांद हैं। लेकिन मुझे तो जमीन से एक ही चांद दिखता है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो। मैं बहुत काली हूँ और मोटी भी। इस वजह से सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। कहते हैं मैं मोटी भैंस हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि तुम अभी के अभी बहुत खूबसूरत और पतली हो जाओगी। चांद के इतना कहते ही नीलम बहुत खूबसूरत और पतली हो जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई। लेकिन मैं इस दुनिया से घर कैसे जाऊंगी? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम चिंता मत करो, बस अपनी आंखें बंद करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। नीलम अपनी आंखें बंद करती है और अगले ही पल अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद नीलम अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। नीलम की माँ भी नीलम को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जब नीलम स्कूल जाती है, सारे बच्चे और सोनम उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी सोनम वहाँ आती है और कहती है, नीलम, तू जिंदा है? तुझे कुछ नहीं हुआ? और तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि शक्ल से कुछ नहीं होता, मन खूबसूरत होना चाहिए। और मेरा मन बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं इतनी खूबसूरत हो गई। और तुम्हारे पहाड़ी से धक्का देने के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो बहन। मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें एक बार माफ किया था, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मैं अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। नीलम ने सोनम को माफ नहीं किया और अब वो अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगी। जादुई गोल्डन झरने का जादू। आनंदपुर नाम के एक गांव में सुशीला नाम की औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। सुशीला की बड़ी बेटी का नाम आरती और छोटी बेटी का नाम सोनिया था। आरती जब पैदा हुई थी तब आरती को देखकर सुशीला का मन छोटा हो गया था, क्योंकि आरती जन्म से ही बहुत काली थी। सुशीला को गोरा बच्चा चाहिए था। कुछ टाइम बाद सुशीला की छोटी बेटी ने जन्म लिया। अपनी छोटी बेटी को देख सुशीला बहुत खुश थी, क्योंकि उसे जैसा बच्चा चाहिए था उसकी छोटी बेटी सोनिया बिल्कुल वैसे ही थी। समय के साथ साथ वो दोनों बड़ी हो गई। सुशीला ने अपनी बड़ी बेटी को कभी छोटी बेटी जितना प्यार नहीं दिया। वो हमेशा अपनी छोटी बेटी को ही सारी खुशियाँ देती थी। आरती के साथ वो वैसा व्यवहार करती थी जैसा कि कोई सौतेली माँ भी ना करती हो। एक बार की बात है, सुशीला आंगन में बैठकर लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों को काटकर छोटा कर रही थी। कड़ी धूप की वजह से उसको बहुत प्यास लग जाती है। वो कहती है, सोनिया, ओ सोनिया, एक गिलास पानी देना तो। सुन रही हो बेटी, एक गिलास पानी दे दो, प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है। घर के अंदर आरती पोछा लगा रही थी और सोनिया आराम से सो रही थी। सोनिया को सोता देख आरती गिलास में पानी भरकर अपनी माँ को देने जाती है।
ये लो माँ, पानी पी लो। छी छी, तू अपने गंदे काले हाथों से पानी लेकर क्यों आई है मेरे लिए? मैंने अपने हाथ धो लिए हैं माँ, मैं गंदे हाथों से पानी लेकर नहीं आई हूँ। अरे तेरे हाथ तो कुदरती गंदे हैं, जो पानी से धोने पर कभी साफ नहीं होंगे। तुझे जितना कुछ ना कहो उतना सर पर चढ़ जाती है तू। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? तेरे से जितना कहा जाता है उतना ही किया कर। सोनिया सो रही थी माँ, इसलिए मैं आपके लिए पानी ले आई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ का पानी, समझी तुम? ऐसा कहकर सुशीला आरती के हाथों में रखा पानी का ग्लास जमीन पर गिरा देती है। आरती को इस बात का बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर सोनिया आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? कुछ नहीं मेरी बच्ची, तू जाकर आराम कर ले। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, अब शोर मत होने देना, नहीं तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। हाँ मेरी बच्ची, तू जाकर आराम कर, अब शोर नहीं होगा। उसके बाद सोनिया वहाँ से चली जाती है और जाकर सो जाती है। फिर सुशीला आरती से कहती है, एक काली मनुष्य, तूने पोछा लगा लिया? हाँ माँ। चल ठीक है, अब यहाँ बैठकर ये लकड़ियाँ काट दे। क्या मुसीबत है, ना जाने कब इस लड़की से छुटकारा मिलेगा मुझे। आरती बेचारी धूप में लकड़ियों को काटने लगती है। थोड़ी देर बाद सुशीला फिर से आरती को आवाज लगाती है। आरती फौरन दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है। तब सुशीला उससे कहती है, इतनी देर से तो सिर्फ पोछा ही लगा रही थी, ये कपड़े कौन तेरा बाप धोएगा? जल्दी से इन कपड़ों को कुएं पर ले जाकर और फटाफट धोकर ला, समझी? आरती चुपचाप उन कपड़ों को उठा लेती है और उन्हें लेकर कुएं के पास धोने चली जाती है। आरती के हाथ बहुत नाजुक थे। कुएं से पानी खींचते वक्त उसके हाथों में बहुत दर्द होता था। आरती कपड़े धोने के लिए कुएं से पानी निकालती है कि तभी उसके हाथों से बाल्टी कुएं के अंदर छूट जाती है। आवाज सुनकर फौरन वहाँ पर सुशीला भागती हुई आती है और गुस्से में कहती है, अरे कलमुही, अब कौन सा नुकसान कर दिया है तूने? ये आवाज कैसी आई? मैंने कुछ नहीं किया माँ, पानी के बाहर से रस्सी टूटकर बाल्टी कुएं में गिर गई। क्या क्या कहा तूने? बाल्टी कुएं में गिरा दी तूने? अब तू ही कुएं में से जाकर बाल्टी लेकर आएगी, समझी? मैं कुएं में कैसे जाऊंगी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, समझी? मैंने कहा ना, कुएं में उतर और बाल्टी लेकर आ। आरती को कुएं के अंदर जाने से बहुत डर लग रहा था, लेकिन अगर वो सुशीला की बात नहीं मानती तो सुशीला उसकी बहुत पिटाई करती, इसलिए वो आंख बंद करके कुएं के अंदर कूद जाती है। आरती को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी के गहराई में जाती जा रही थी। अचानक से वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है मैं सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। कुएं के अंदर इतनी सुंदर जगह थी, मुझे इसके बारे में पहले तो कुछ मालूम ही नहीं था। आरती आगे बढ़ने लगती है। वो चलती जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ आरती को देखकर उसे कहता है, सुनो बेटी, मेरे पके हुए फलों के भार की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो आम के पेड़, मैं अभी तुम्हारे पके हुए फलों को तोड़कर तुम्हें हल्का कर देती हूँ। ऐसा कहकर आरती पेड़ से फलों को तोड़ लेती है और पेड़ को हल्का कर देती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। तुम आगे बढ़ो बेटी। उसके बाद आरती और आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद आरती को एक डरावनी सी जादूगरनी दिखती है, जिसे देखकर आरती डर जाती है। तब वो जादूगरनी कहती है, तुम मुझसे डरो मत लड़की, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम सच कह रही हो ना? तुम मुझे खाओगी तो नहीं? नहीं बेटी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई थी। मैं कुएं में बाल्टी लाने के लिए उतरी थी, परंतु मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं कुएं के अंदर डूब गई और अचानक यहाँ पहुँच गई। अच्छा, मैं समझ गई। लेकिन अब तुम आ ही गई हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। मुझे तो घर का सारा काम पहले से ही आता है जादूगरनी जी। ठीक है, आओ
फिर तुम मेरे घर के अंदर चलो। आरती जादूगरनी के साथ वहीं रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आरती की माँ सुशीला कुएं में झांकते हुए खुद से ही कहती है, ये लड़की वापस क्यों नहीं आई? कहीं डूबकर मर तो नहीं गई? चलो अच्छा ही है, इस काली कलूटी का मैं करती भी क्या, मर गई सही है। दूसरी तरफ आरती और जादूगरनी के घर का सारा काम करने लगी। वो जादूगरनी के कपड़े धोती थी और उसके घर में झाड़ू पोछा भी लगाती थी और उसके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी बनाती थी। ये लो जादूगरनी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। जादूगरनी सारा खाना तुरंत चट कर जाती है और कहती है, अरे वाह लड़की, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी। तभी उसके पास जादूगरनी आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? कोई बात है तो मुझसे कहो। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है जादूगरनी जी। मैं आज से पहले कभी माँ के बिना नहीं रही हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है क्या? नहीं जादूगरनी जी, मेरी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, क्योंकि मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ ना। माँ को हमेशा से गोरे बच्चे अच्छे लगते थे, परंतु मैं काली पैदा हो गई। मेरी छोटी बहन बहुत गोरी है, इसलिए माँ उसको ही बस प्यार करती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर तुम्हें और नहीं रखूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी आरती को एक जादुई गोल्डन झरने के पास लेकर जाती है और कहती है, तुम इस झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाओ, फिर देखना तुम अपने घर पहुँच जाओगी, लेकिन उससे पहले तुम ये लेती जाओ। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादू से एक बाल्टी प्रकट करती है जिसमें सोना भरा हुआ था। वो सोने से भरी बाल्टी जादूगरनी आरती को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। इतना कहकर आरती सोने से भरी बाल्टी को लेकर झरने के नीचे खड़ी हो जाती है। झरने के नीचे खड़े होते ही आरती दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। जब उसे ये बात महसूस होती है कि वो बहुत खूबसूरत हो गई है, वो बहुत खुश होती है। तभी अचानक से वो गायब हो जाती है और अपने घर के बाहर प्रकट हो जाती है। आरती को उसकी बहन सोनिया देख लेती है और कहती है, माँ देखो, आरती दीदी। वाह आरती दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी वहाँ पर सुशीला भागती हुई आती है। वो आरती के हाथ में सोने से भरी बाल्टी देखकर कहती है, अरे ये तो असली सोना है, तुम्हें कहाँ से मिला? ये सोने से भरी बाल्टी मुझे जादूगरनी ने दी है। वो जादूगरनी कुएं के अंदर रहती है माँ। आरती की ये बात सुनते ही सोनिया कहती है, क्या वो मुझे भी तुम्हारी तरह खूबसूरत बना देगी? मुझे भी जाना है जादूगरनी के पास। माँ मुझे भी खूबसूरत होना है, मुझे भी ढेर सारा सोना चाहिए। इतना कहकर सोनिया कुएं में कूद जाती है और उसी दुनिया में पहुँच जाती है। ये क्या, यहाँ तो कोई जादूगरनी ही नहीं है। लगता है इस आरती की बच्ची ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। सोनिया आगे चलती है तो उसे वही पेड़ मिलता है। पेड़ सोनिया से कहता है, सुनो बेटी, मेरे पके हुए फलों के भार की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। देखो, मैं तुम्हारे फल तो तोड़ देती, लेकिन मुझे अभी सुंदर होना है। मैं वहाँ से वापस आते वक्त तुम्हारे लिए फल तोड़ दूंगी। अभी तो मुझे जाने दो। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी बेटी, और मेरी टहनी टूट जाएगी। और अगर मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँची तो मैं खूबसूरत नहीं हो पाऊंगी। इतना कहकर सोनिया आगे चली जाती है। तभी उसे जादूगरनी दिखती है। जादूगरनी को देखकर सोनिया कहती है, मुझे खूबसूरत बना दो जादूगरनी, मैं आरती की छोटी बहन हूँ। लेकिन तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो, फिर तुम्हें खूबसूरत होने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे आरती दीदी से ज्यादा खूबसूरत दिखना है। मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। परंतु तुम्हारी बहन ने तो मेरे साथ काफी दिनों तक रहकर मेरी खूब सेवा की थी। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे सुंदर होकर वापस भी जाना है। तुम मुझे जल्दी से सुंदर कर दो। चलो ठीक है, मेरे साथ चलो। उसके बाद जादूगरनी सोनिया को भी उसी जादुई गोल्डन झरने के पास लेकर जाती है।
और उसे वहाँ पर खड़े होने के लिए कह देती है। सोनिया खुश होकर उस झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वो गोल्डन झरना उसको बेहद काला, बदसूरत और भद्दा बना देता है। सोनिया को जब तक इस बात का एहसास होता तब तक वो गायब होकर अपने घर पहुंच जाती है। उसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो बेहद काली हो गई है तो उसे अपनी हरकतों पर बहुत अफसोस होता है। साथ में सुशीला को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके भेदभाव की वजह से ही दोनों बेटियों में इतना अंतर है। अब वो अपनी गलती समझ जाती है और दोनों बेटियों को एक समान प्यार करने लगती है, परंतु सुशीला की गलती की सजा आजीवन सोनिया को भोगनी पड़ती है।